कृष्णा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका। आज हम हिंदी ग्रामर के सारे टॉपिकों को क्लियर करेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी फ्रेंड्स, लेकिन एक ही वीडियो में सारे टॉपिकों को व्याख्या सहित कंप्लीट करेंगे। और आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो इसको कमेंट्स बॉक्स में डालें, जिससे हम आपका डाउट क्लियर कर सकें। वीडियो चालू करने से देखने से पहले प्लीज फ्रेंड्स को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आने वाले वीडियो आप तक पहुंचा सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। चलते हैं वीडियो की तरफ। काल की तरफ चलते हैं कि काल क्या होता है। काल क्या होता है, काल किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। काल का मतलब होता है समय। काल अदर इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। काल का अर्थ है समय या मौत। परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से उसके समय के होने की पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल 6 प्रकार का होता है, वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है और भविष्यत काल 3 प्रकार का होता है। देखते हैं भूतकाल की तरफ। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो को स्क्रीन पर देखने में प्रॉब्लम आ रही हो तो स्क्रीन को फुल ज़रूर कर लेना, क्योंकि हमने अपना पेज थोड़ा बड़ा लिया है तो आपको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए स्क्रीन को फुल ज़रूर कर लें। भूतकाल जिस क्रिया से उसके बीते हुए समय के होने की पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, वह क्या कहलाता है, भूतकाल कहलाता है फ्रेंड्स। अब चलते हैं सामान्य भूतकाल व उसकी पहचान। तो सामान्य भूतकाल की क्या पहचान है कि धातु में या, ये, ई, आ अथवा चुका, चुकी, चुके आए तो वहाँ क्या होता है, सामान्य भूतकाल होता है। इसे उदाहरण देखते हैं। राम खाना खा चुका। राम खाना खा चुका। रीना लखनऊ से लौट आई। अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया। वंशिका खाना खा चुकी। यहाँ क्या हुआ, सामान्य भूतकाल हुआ फ्रेंड्स। अब चलते हैं आसन्न भूतकाल व उसकी पहचान। आसन्न भूतकाल या उसकी पहचान देखते हैं। इसमें देखते हैं कि पहचान की ट्रिक क्या है कि धातु में या है, ये है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आए तो वहाँ क्या होता है, आसन्न भूतकाल होता है। उदाहरण देखते हैं। श्याम खाना खा चुका है। श्याम खाना खा चुका है। हम सब घर से बाहर आ चुके हैं। तो क्या होता है, ये होता है आसन्न भूतकाल होता है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं अपूर्ण भूतकाल। आगे चलते हैं अपूर्ण भूतकाल में उसकी पहचान की तरफ चलते हैं। इसकी पहचान है धातु में रहा था, रही थी, रहे थे, ये आए तो वहाँ क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है। उदाहरण देखते हैं कि मोहन स्कूल जा चुका था। मोहन स्कूल जा रहा था, सॉरी। मीरा किताब पढ़ रही थी। है अपूर्ण भूतकाल में क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे। हम सब खेल रहे थे, क्या है, अपूर्ण भूतकाल है। पूर्ण भूतकाल में क्या होगा, पूर्ण भूतकाल की पहचान देखते हैं। धातु में या था, ये थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आए तो वहाँ क्या होता है, पूर्ण भूतकाल होता है। उदाहरण में राम किताब पढ़ चुका था। मोहन नागिन डांस कर चुका था, मतलब पूर्ण कर चुका है इसको। अपूर्ण में क्या है, रहा था, रही थी, मतलब अब मोहन स्कूल जा रहा था, मतलब उसको कब पता नहीं है, कभी जा ही रहा है या फिर जा चुका है ना। अब देखते हैं संदिग्ध भूतकाल और इसकी पहचान। संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है, आ होगा, या होगा, ये होगी, ये होंगे, अथवा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। उदाहरण देखते हैं। वह खाना खा चुका होगा। फ्रेंड्स, अपनी स्क्रीन को थोड़ा फुल कर लेना, जिसको आपको देखने में प्रॉब्लम आ रही होगी वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने ये थोड़ा बड़ा पेज लिया है तो उससे आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो स्क्रीन को फुल फुल ज़रूर कर लेना। वह आया होगा, हाँ, उसने खाना खाया होगा। तो यहाँ क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है। हेतु मत भूतकाल व उसकी पहचान। इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक काम करने करके दूसरे पर निर्भर करता है। यहाँ पर एक कर्म करके दूसरे पर निर्भर करता है। जैसे देखते हैं, यदि कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते। यदि कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते। यहाँ क्या होता है, हेतु मत भूतकाल होता है। अगर वर्षा होती तो अच्छी फसल होती।
अगर तुम साथ होती तो मैं खुश होता। अगर तुम साथ होती तो मैं खुश होता। अगला देखते हैं अपूर्ण भूतकाल। अगला क्या होगा? अगला क्या हुआ? इसका संभाव्य वर्तमान काल और इसकी पहचान देखते हैं। संभाव्य वर्तमान काल एवं उसकी पहचान में क्या होता है? होगी, ये ते होंगे, इसकी क्या है? चुका है, चुकी, क्या इनकी क्या है? संभाव्य वर्तमान की पहचान होती है। क्या होती है? संभाव्य भूतकाल की पहचान होती है। अब देखते हैं वर्तमान काल को देखते हैं। वर्तमान काल में परिभाषा क्या है? वह क्रिया जिसका आरंभ हो चुका है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है तो उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भेद 5 होते हैं मुख्य रूप से। मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल एवं इसकी पहचान। धातु में ता है, ती है, ते है, ताहू आए तो वहाँ क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल होता है। उदाहरण में खाना खाता हूँ, वह गाना गाता है, तुम किताब पढ़ते हो। तो यह क्या हुआ? सामान्य वर्तमान काल हुआ। तत्काल है क्या? अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है? धातु में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आए तो वहाँ क्या होता है? तत्कालिक अपूर्ण वर्तमान काल होता है। उदाहरण देखते हैं। सीता गाना गा रही है, दुष्यंत नहा रहा है ना। अब अभी नहा रहा है मतलब ये कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ ये उसको क्लियर नहीं है, अपूर्ण है। कुत्ते चौक रहे हैं, वह गाना गा रहा है, मैं जा रहा हूँ। संदिग्ध वर्तमान काल में उसकी पहचान में क्या होगा? धातु में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। उदाहरण देखते हैं। वह स्कूल जा रहा होगा, वह स्कूल जा रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा, वह रो रहा होगा। ये किस में आता है? ये किस में आता है? संदिग्ध वर्तमान काल में आता है फ्रेंड्स। अब चलते हैं भविष्य काल की तरफ चलते हैं। भविष्य काल की परिभाषा है वह क्रिया जिसमें भविष्य में होने वाले या आने वाले कार्य का बोध हो, वह क्या होता है? भविष्य काल कहलाता है। ये मुख्य 3 होते हैं। भविष्य काल मुख्य 3 होते हैं। पहला होता है सामान्य भविष्य काल है, उसकी पहचान। इसमें क्या होता है? धातु में गा, गी, गे आए तो वहाँ क्या होता है? सामान्य भविष्य काल होता है। उदाहरण में देखते हैं। वह स्कूल जाएगा, वह गाना गाएगा, मैं पढ़ूंगा, वह नाचेगी। यहाँ क्या होता है? सामान्य भविष्यकाल होता है। संभाव्य भविष्यकाल में देखते हैं। शायद या हो सकता है, संभव आदि। ये क्या होता है? किसमें आता है? संभाव्य भविष्यकाल में आता है। कोई ना कोई संभावना व्यक्त होती है, वहाँ क्या होता है? संभाव्य भविष्यकाल होता है। तो इसमें तो उदाहरण देखते हैं हम। शायद मैं कल आऊँ, शायद मैं कल आऊँ, इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद मैं आ भी सकता हूँ, नहीं भी आ सकता। शायद कल वह आगरा जाएगा। जो क्लियर नहीं है कि जाएगा या नहीं जाएगा, पर उसको संभावना है कि शायद वह कल जाएगा। हो सकता है कि रात में बारिश होगी। हाँ, हेतु मध्यकाल भविष्यकाल में देखते हैं कि यहाँ क्या होता है? एक काम करके दूसरे पर निर्भर करता है। जैसे छात्रवृत्ति मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा, छात्रवृत्ति मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा। तुम स्टेशन पर मिलोगी तो मैं आऊँगा, बस जाएगी तो मैं भी स्कूल जाऊंगा। ये क्या होता है? हेतु मध्यकाल होता है। इसमें क्या है? एक काम करके दूसरे पर निर्भर करता है। अब देखते हैं हम, 1 मिनट पहले हम देख लेते हैं। एक टॉपिक रह गया था अपना, उसको देखते हैं। सकर्मक क्रिया वाला। सकर्मक क्रिया कैसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया। क्रिया के 2 रूप होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कैसे कहते हैं? ये क्या है? क्रिया का टॉपिक है, सॉरी, क्रिया। क्रिया का टॉपिक है ये। इसको देख लेते हैं एक बार कि क्रिया किसे कहते हैं। सकर्मक क्रिया क्रिया किसे है? जिसमें कार्य में करना या होना पाकर पाया हुआ क्रिया कहलाती है। ये सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक एक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया में कर्म हो या कर्म के होने की संभावना हो, वहाँ और क्रिया का प्रभाव या फल सीधे कर्म पर पड़े तो वहाँ का क्या होती है? कर्म की संभावना पर पड़े तो वहाँ क्या होती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण जैसे राम फल खाता है। राम क्या खा रहा है? फल खा रहा है, क्रिया कर रहा है, हाँ, ये कर्म कर रहा है, ये खाने का कर्म कर रहा है, सकर्मक क्रिया है इसमें। ये क्या है?
राम पत्र लिखता है, यहाँ पे भी कर्म कर रहा है वो लिखने का। अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक मतलब बिना कर्म के। जिस क्रिया में कर्म न हो, क्रिया का फल या प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े तो उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। ट्रिक है, अगर काम खुद पर हो तो अकर्मक क्रिया होगी, अगर काम खुद पर हो तो क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। उदाहरण देखिए, हंसना, जागना, रोना, सोना, नाचना, ओढ़ना, पीसना आदि ये क्या होते हैं? अकर्मक क्रिया के अंदर। मतलब ये कोई कर्म नहीं होता। हाँ, हंसना कोई कर्म नहीं होता, जागना, रोना, हंसना ये कोई कर्म नहीं होता है। हाँ, जैसे मोहन हंस रहा है, हाँ, बच्चा रो रहा है, तो कोई कर्म थोड़ी कर रहा है वो, इसमें कोई कर्म नहीं है, तो यहाँ क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। क्रिया के अन्य भेद भी है, जैसे पूर्व कालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, सहायक क्रिया है। पूर्व काल क्रिया में क्या होता है? पूर्व काल क्रिया में जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया को पूर्व काल क्रिया कहते हैं। पहचान है इसकी करके, कर या करके। उदाहरण क्या है? रीना खाना खाकर सो गई। रीना क्या है? खाना खाकर सो गई। दुष्यंत पानी पीकर सो गया। राम पत्र लिखकर चला गया। राम पत्र लिखकर चला गया। अब इसका आगे देखते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स इसको। समास का टॉपिक बाद में पढ़ेंगे, पहले एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। आगे आता है मिश्र। मिश्र क्रिया, मिश्रित वाक्यों में देख लेते हैं एक बार। जिन वाक्य में, एक मिनट सॉरी, वाक्यों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। पहले अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना या बनावट के आधार पर किया जाता है। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं वाक्य। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना बनावट के आधार पर वाक्य भेद देखते हैं। पहला सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य को देखते हैं कि सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य, एक विधेय होता है, वहाँ क्या होता है? सरल वाक्य होता है। इसका नियम है कि कर्ता को उद्देश्य तथा बाकी सभी को विधेय कहते हैं। कर्ता को उद्देश्य कहते हैं तथा बाकी सभी क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। संयुक्त वाक्य को देखते हैं। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं और आपस में और, एवं, परंतु, तथा, लेकिन, किंतु, पर आदि शब्द जुड़े हो तो वहाँ क्या होता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। किसी एक वाक्य को देख लो आप, संयुक्त वाक्य की पहचान करने के लिए। इस सरल वाक्य में तो क्या हो, जो सबसे छोटा वाक्य हो वो देख लो आप, तो 100% वहाँ सरल वाक्य होगा। और संयुक्त वाक्य में क्या हो, जैसे वाक्य के बीच में हो और, एवं, किंतु, परंतु, तथा ये होते, वहाँ पर क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। जैसे मजदूर मेहनत करता है लेकिन वह उसके लाभ से वंचित रहता है। लेकिन आ गया तो यहाँ संयुक्त वाक्य। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, पर आ गया। राम घर गया और उसने माँ को देखा, यहाँ और आ गया। हाँ, तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ संयुक्त वाक्य हुआ। अब देखते हैं मिश्रित वाक्यों। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया, जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया, उपवाक्य और अन्य आश्रित वाक्य, उपवाक्य अर्थात पहले वाक्य का होना दूसरे वाक्य पर निर्भर का हो, आपस में जो जो वाक्य में हो, वाक्य के बीच में हो, जो कि, क्यों क्यों, क्योंकि, यदि, यद्यपि, जैसा, वैसा, जब, तब आदि शब्दों के से जुड़े होंगे तो वहाँ क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है। उदाहरण है, जैसे राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागर्दी के दम पर चलती है। जब तक वह घर पहुंचा तब तक पिताजी जा चुके थे। ये क्या हुआ है? मिश्र वाक्य में आता है। अब अर्थ के आधार पर देखते हैं कि विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य होने का बोध हो, वहाँ प्रकट हो, वहाँ क्या कहलाता है? विधि वाक्य कहलाता है। उदाहरण जैसे वर्षा हो रही है, रीना खाना खा रही है, मीरा स्कूल जा रही है। निषेधात्मक वाक्य में क्या नकार क्या होता है? निषेध वाक्य बोलता है, नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। निषेध मतलब मना। जिन वाक्यों में काम कार्य न होने का भाव प्रकट हो, वह क्या बोलता है? निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। उदाहरण जैसे विमल खाना नहीं खा रहा है, वर्षा नहीं हो रही है, तो यहाँ क्या हुआ? निषेधात्मक वाक्य हुआ। अब देखते हैं हम समास के टॉपिक को देख लेते हैं एक बार। थोड़ा ये उल्टा सीधे हो गए PDF।
हाँ, अब देखते हैं, समास को देखते हैं कि समास किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड्स, एक बार वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्त। जैसे राजपुत्र, देशभक्ति, ये क्या होता है, समास के उदाहरण है। परिभाषा देख लेते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्द को क्या कर लेते हैं, समास कहते हैं। समास में समास में संधि में फर्क है फ्रेंड्स। दो या दो वर्णों से मिलते हैं वो तो संधि कहलाती है, और दो या दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाता है, समास कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। उनको याद करने की ट्रिक है अब तक दादा। अब तक दादा ऐसे होता है अव्ययीभाव समास, वैसे होता है बहुव्रीहि समास, तैसा होता है तत्पुरुष समास, कैसे होता है कर्मधारय समास, द से होता है द्वंद्व समास, और द से होता है द्विगु समास। अब देखते हैं द्वंद्व समास में, देते हैं जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और दोनों के बीच में योजक चिन्ह हो, या योजक चिन्ह और या आए तो द्वंद्व समास कहलाएगा। द्वंद्व समास से, और एक इसकी ये और ट्रिक है फ्रेंड्स कि योजक चिन्ह तो होना ही चाहिए, और साथ में दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीतार्थक होना चाहिए। दोनों शब्द एक जैसे नहीं हो, जैसे धीरे धीरे, तो ये द्वंद्व समास में नहीं आएगा। द्वंद्व समास में आएगा जैसे दिन और रात है, और ये आए योजक चिन्ह होए और विपरीत होने चाहिए, विपरीत भी होने चाहिए ये, तो वहाँ क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। जैसे माता और पिता, आगे पीछे, देश विदेश, धर्म अधर्म, सुख दुख, रुपया पैसा, घास फूस, नर नारी, दाल भात, हाँ, खट्टा मीठा, शीतोष्ण, देव असुर, 71, एक ये जो अपने हिंदी के जो वर्ड है, ये 71 72, ये क्या हो जाते हैं, ये किस में आएंगे, ये द्वंद्व समास में आएंगे फ्रेंड्स। 75 99, हरिहर, आजकल, चला चल, दाल रोटी, किस में आएंगे, द्वंद्व समास में आएंगे। बहुत ही मेहनत से आपके लिए लेके आए फ्रेंड्स वीडियोस को, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब देखते हैं द्विगु समास की मतलब, द्विगु का मतलब जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक विशेषण हो और उत्तर पद का प्रधान हो, वह क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास में क्या होता है, संख्यावाची पद होता है, जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, शताब्दी, सप्ताह, दोपहर, अष्टाध्यायी, तिराहा, सप्तसिंधु, सप्तऋषि, त्रिफला, चौपाल, चौमासा, पंसेरी, अष्टसिद्धि, तिमाही, छमाही, त्रिकोण, त्रिलोक, षटकोण, ये सब किस में आते हैं, ये सब द्विगु समास के अंदर आते हैं। अब देखते हैं बहुव्रीहि समास। जिस समास का न पहला पद प्रधान हो और न ही दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि इनको मिलाकर तीसरा पद का निर्माण हो, तो वहाँ बहुव्रीहि समास कहलाता है। इस नियम है इसका, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे चक्रपाणि, हाँ, चक्र है जिसके हाथों में, वो कौन है, भगवान विष्णु है। वीणा पाणी, वीणा है जिसकी गोद में, वो कौन है, माँ सरस्वती है। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, भगवान गणेश है। निशाचर, बारहसिंगा, त्रिनेत्र, दशानन, पंचानन, पंचवटी, चतुरानन, शूलपाणी, प्रधानमंत्री, गिरिधर, अजात शत्रु, पंकज, ये सब किस में आते हैं, ये सब फ्रेंड्स किस में आते हैं, ये सब बहुव्रीहि समास में आते हैं। अगला चलते हैं, कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद से उत्तर पद में विशेषण और विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो, स्थापित हो, वहाँ क्या कहता है, कर्मधारय समास कहलाता है, मतलब तुलना की जाती है उसमें। उदाहरण दे, नीलोत्पलम, नीलोत्पलम, चरण कमल, मतलब चरण कैसे हैं, कमल जैसे हैं, चरणों की क्या है इसमें विशेषता बताई जा रही है कि चरण कैसे है, कमल जैसे। मृग नयन, नयन कैसे हैं, मृग जैसे। हाँ, महाजन, जन जो जन मतलब लोग, लोग कैसे हैं, महान है। महाआत्मा, महाआत्मा कैसी है, महान है। सुपुरुष, पुरुष कैसा है, अच्छा पुरुष है। पकौड़ी, कुपुरुष, पुरुष कैसा है, कु मतलब बुरा पुरुष। लाल मार्ग, अधमरा, अधजला, सद्भावना, सद्बुद्धि, मंदबुद्धि, दही बड़ा, इसमें क्या होता है, कर्मधारय समास आता है। अब देते हैं अव्ययभाव समास को। जिस समास का पहला पद प्रधान हो
पहला पद प्रधान व अव्यय हो तो वहां क्या कहलाता है? अव्ययवाही समास कहलाता है। पहचान है कि पहला पद में आ, अनु, प्रति, हर, भर, यथा, उप आदि उपसर्ग लगा। जब पहले अव्ययी का मतलब होता है कि इसमें पहले पद में क्या होता है? लगा होता है, उपसर्ग लगा होता है, तो वहाँ क्या होता कहलाता है? अव्ययीभाव समास कहलाता है। उदाहरण देखते हैं, आजीवन। आजीवन में क्या लगा है? ये आप की आ क्या लगा हुआ है? आ उपसर्ग लगा हुआ है, आकंठ, ये आ लगा हुआ है। अनुरूप, अनु लगा हुआ है। अनुकूल, अनु लगा हुआ है। अनुसार, अनु लगा हुआ है। उपकार में उप उपसर्ग लगा हुआ है। प्रतिदिन में प्रति लगा हुआ है। यथासंभव में यथा लगा हुआ है। यथाशक्ति में यथा लगा हुआ है। यथावत में भी यथा लगा हुआ है। दिनों दिन, दिनों दिन यहाँ पे भी क्या है? अव्ययवाही समास है। जहाँ पे एक जैसे शब्द हो, एक जैसे धीरे धीरे, दिनों दिन, रातों रात, भागम भाग से एक समान शब्द हो तो वहाँ क्या, वहाँ पे भी क्या होता है? अव्ययवाही समास कहलाता है। तो पुरुष समास में देखते हैं, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, उन दोनों के बीच में कोई कारक चिन्ह लुप्त हो तो वहाँ क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास कहलाता है। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी स्पीड से है क्योंकि हमें सारे सारे चैप्टर्स की कंप्लीट करने हैं और आपको एक ही वीडियो में सारे सारे ग्रामर के चैप्टर ख़त्म करने हैं। और आपको अगर स्क्रीन को देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो तो फ्रेंड्स स्क्रीन फुल जरूर कर लेना, जिसको आपको अच्छी तरह से क्लियर दिखाई दे। अपादान तत्पुरुष समास में देखते हैं, से अलग होने का भाव। अपादान मतलब से या अलग होने का भाव हो, वहाँ क्या कहलाता है? अपादान समास तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे कर्ज मुक्त, कर्ज से मुक्त, कर्ज से मुक्त। देश निकाला मतलब देश से निकाला हुआ। पाप मुक्त मतलब पाप से मुक्त। पद मुक्त मतलब पद से हटाया गया। दानहीन, दान से हीन। बंधन मुक्त मतलब बंधन से मुक्त। रोग मुक्त मतलब रोग से मुक्त है। अपादान का मतलब अपादान से अलग होने पर। हाँ, अपादान से अलग होने पर। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से पत्ता गिर चुका है, अलग हो चुका है। हिमालय से गंगा निकलती है तो हिमालय से क्या है? गंगा निकल चुकी है, तो वो क्या अलग हो गई है वहां से। समय या दूरी का वो होता है, वहाँ पे भी अपादान तत्पुरुष समास होता है। संबंध तत्पुरुष में क्या होता है? काके की रारेरी होती है। उदाहरण देखते हैं इसका, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। राज रानी, राजा की रानी। पितराज्ञा, पितृ की आज्ञा। हाँ, गृह स्वामी, गृह की स्वामी। शिक्षालय, शिक्षा का घर। ये सब में क्या होता है? संबंध तत्पुरुष समास होता है। अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है? मैं पेपर। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे आप बीती, आप से आप पे बीती, सॉरी आप पे बीती, इसमें क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। सारे चैप्टरों को एक एक करके क्लियर कर देंगे। अब देखते हैं वाक्यों का वर्गीकरण। वाक्यों का वर्गीकरण देखते हैं कि वाक्यों का वर्गीकरण कैसे होता है। वाक्यों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना बनावट के आधार पर। ये हमने अभी अभी आपको पढ़ा दिया था। अब देखते हैं फ्रेंड्स, उपसर्गीय प्रत्यय वाला देख लेते हैं। उपसर्गीय प्रत्यय किसे कहते हैं? उपसर्ग मतलब उप मतलब समीप, सर्ग मतलब सृष्टि करना, अर्थात जो शब्दांश शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के भेद प्रकार कितने होते हैं? 5 होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उपसर्ग के समान युक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। प्रत्यय देखते हैं। प्रत्यय में प्रति मतलब साथ में, पर मतलब बाद में। हाँ, प्लस अय मतलब चलने वाला, अर्थात जो शब्दांश के अंत में जुड़कर उनके अर्थ या शब्द को परिवर्तन लाता है वह कहलाता है प्रत्यय कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अगला देखते हैं, कृत प्रत्यय में वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं, अर्थात क्रिया के मूल रूप में जोड़े जाते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं।
कृत प्रत्यय से बना शब्द कृदंत कहलाता है। कृत प्रत्यय से शब्द से बना प्रत्यय क्या कहलाता है? कृदंत कहलाता है। उदाहरण जैसे लेख प्लस अक। लेख प्लस अक क्या होता है? ये अक में क्या है? कृत प्रत्यय लगा हुआ होता है। तो लेख प्लस अगर कृत प्रत्यय जुड़ जाएगा तो क्या होगा? लेखक। लेख क्या होगा? ये कृदंत प्रत्यय होगा। तद्प्रत में क्या होता है? बे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अर्थात क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम अर्थात विशेषण में जोड़े जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इनसे बनने वाला शब्द तद्दांत कहलाता है। उदाहरण जैसे पंडिताइन। पंडिताइन में क्या है? पंडित प्लस आयन प्रत्यय लगा हुआ है। एक बार वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दे फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, हिंदी के बारे में कुछ बता देते हैं कि हिंदी क्या है? राजभाषा। हिंदी क्या है? अपनी राजभाषा है, राजकाज की भाषा। राजभाषा का मतलब राजकाज की भाषा है। जो भाषा देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त की जाती है वह क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। किसी को राजभाषा के अंतर्गत रखा जाता है, न कि राष्ट्रभाषा के अंतर्गत। हमारी हिंदी कौन सी भाषा है? राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। राजभाषा क्या शब्द है? संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। हिंदी को कब राजभाषा में घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 को भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 343 में क्या है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मी लिपि से हुई है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषाएं थी तथा वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अब 1 अक्टूबर 1953 में देखते हैं कि भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा को बनने का प्रस्ताव गोपाल अयंगर ने रखा था। किसने रखा था? गोपाल अयंगर ने रखा था। नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना 1993 में शिव कुमार ने तथा बाबू श्याम सुंदर दास ने की थी। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1975 में नागपुर में हुआ था। हाल ही में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन अगस्त 2018 में मॉरिशस में हुआ था फ्रेंड्स। कब हुआ था? आगे चलते हैं, हिंदी की 5 उपभाषाएं तथा 18 बोलियां। तो 5 उपभाषाएं कौन सी है? पश्चिमी हिंदी में शौरसैनी अपभ्रंश और शौरसैनी राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। इस पश्चिमी हिंदी में क्या है? खड़ी बोली बोली जाती है, कोरवी, बंगरू, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। राजस्थानी में क्या है? मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढानी, मेवाती, मालवी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़। वो बिहारी हिंदी में क्या है? बिहारी हिंदी में क्या है फ्रेंड्स? भोजपुरी, मगधी, मैथिली। पहाड़ी हिंदी में क्या है? नेपाली, कुमाऊन और गढ़वाली। आगे चलते हैं, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ? हिंदी भाषा का विकास देखते हैं। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी बहुरूपीय परिवार की भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी की एक भाषा है, बहुरूपीय परिवार की भाषा है। भाषा में 4 परिवार है। कौन सा? बहुरूपीय परिवार द्रविड़, आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। हिंदी भाषा में क्या है कि हिंदी भाषा प्राचीन हिंदी 1110 से 4400 ईस्वी तक, मध्यकालीन हिंदी 1400-1850 ईस्वी तक, आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक। हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी क्या है फ्रेंड्स? संस्कृत है। सामान्यतः हिंदी भाषा को इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से और शौरसैनी अपभ्रंश से जाना जाता है। सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ किससे माना जाता है? अपभ्रंश और शौरसैनी से अपभ्रंश से माना जाता है।
एक बार स्क्रीन को फुल जरूर कर लेना, जिसको आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हिंदी भाषा का विकास तथा क्रम, इसका क्या है, पहला क्या है, संस्कृत। संस्कृत से किसमें हुआ, पाली में। संस्कृत से पाली में हुआ, फिर प्राकृत भाषा में, अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर प्राचीन, हाँ, फिर प्राचीन, फिर प्राकृतिक हिंदी। हाँ, अब आगे देखते हैं। विराम चिन्हों को चिन्हों के रूप में जानकारी ले लेते हैं हल्की सी, कि इसके चिन्हों के नाम और ये क्या है, चिन्ह है। पूर्ण विराम ऐसे होता है, अर्धविराम ये होता है, अल्प विराम ऐसे होता है, अपूर्ण विराम या उपविराम ये होता है फ्रेंड्स। योजक चिन्ह ऐसे होता है, माता पिता दिन रात के बीच में लगता है, वो योजक चिन्ह कहलाता है। निर्देशन चिन्ह ये संवाद के बीच में लगाया जाता है, संवाद कहते हैं तब। उदाहरण चिन्ह ये सी, जैसे उदाहरण चिन्ह सीना, राम ऐसे लिखते हैं। तो त्रुटि बोधक या हंस पद कहते हैं, लिखने से कहीं छूट जाए तो वो क्या होता है, तो उसको शब्द को लिखने के लिए क्या लगाते हैं, ये त्रुटि बोधक या हंस पद लगाते हैं। कोष्टक ये होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। विस्मयवादी चिन्ह ये होता है, लाघव चिन्ह ये होते हैं, डी मौर्य, जैसे डी अपन लिखेंगे शॉर्ट में लिखते हैं डी मौर्य। हाँ, जैसे रेखांकित, जैसे आपका नाम है रामचंद्र शुक्ल, तो लिख देंगे आर सी शुक्ल। तो उसमें क्या होगा, फिर जो गोल गोल सी जो बिंदी लगती है उसको क्या होते हैं, लाघव चिन्ह बोलते हैं। रेखांकित चिन्ह ये होता है, लोप चिन्ह ये होते हैं, समतुल्य चिन्ह ऐसा होता है, बराबर का चिन्ह बोलते हैं इसको। विवरण चिन्ह, व्याख्या चिन्ह ऐसा होता है, संकेतवाचक चिन्ह ये होते हैं, इतिश्री चिन्ह ऐसा होता है। और कामता प्रसाद महोदय ने ब्राह्म चिन्हों की संख्या कितनी बताई फ्रेंड्स, 20 बताई है। कितनी बताई है, 20 बताई है। इनको जरूर से याद कर लेना, ये आपकी एग्जामों, सारी एग्जामों में ये आपके लिए 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। और आपके टेट, सी टेट, पटवारी, SI, RPSC सारी एग्जामों में ये हिंदी का टॉपिक जरूर आते हैं फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, शब्द के भेद। हिंदी में शब्दों का भेद या वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। पहला, उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। तो कौन से होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद कौन से होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तत् प्लस सम अर्थात उसी के समान। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों की त्यों ये हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध, हाँ, दुग्ध क्या है, संस्कृत का शब्द है, हिंदी में क्या बोला जाता है, दूध बोला जाता है। जैसे नव, नव का मतलब नया होता है। जैसे सत, ये क्या होता है, संस्कृत के शब्द है लेकिन इसको हिंदी में यूं की यूं ही बोला जाता है। तद्भव का मतलब क्या होता है, तद प्लस भव, मतलब संस्कृत से परिवर्तित शब्द तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सुई, सुई ये है, इसको अपन क्या है, ये सुई का तत्सम शब्द क्या होता है, सूची होता है, लेकिन उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको सुई बोलते हैं। जैसे गोधूम, हाँ, गोधूम, गेहूँ का क्या होगा, गेहूँ होगा। गोधूम का क्या होगा, गेहूँ होगा फ्रेंड्स। गोधूम संस्कृत का तत्सम शब्द है, तद्भव क्या होगा, गेहूँ होगा। देश शब्द में आता है देश प्लस जय, अर्थात देश में जन्म, जय मतलब जन्म लेने वाला, अर्थात देश में जन्मा शब्द देशज शब्द कहलाता है। अर्थात देश क्षेत्रीय भाषाओं के कारण उत्पन्न शब्द क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। विदेश शब्द या आगत शब्द, जो विदेश से आए हुए हैं उनको विदेश शब्द या आगत शब्द कहते हैं। जैसे याद, विदेश में जन्मा शब्द विदेशज शब्द कहलाता है। हाँ, विदेश में जन्मा विदेशज कहलाता है और देश में जन्मा देशज कहलाता है। संकर शब्द मतलब 2 भिन्न भाषाओं से मिलकर बने शब्दों को क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, सीलबंद, छायादार, ये क्या है, 2 शब्दों से 2 भाषाओं से मिलकर बने शब्द हैं, उसको क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। आगे देखते हैं कि रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अभी हमने बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ये कैसे होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर। अगला है रचना के आधार पर 3 होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़।
रूढ़ शब्द वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके, न ही अन्य शब्दों के योग से मिलकर बने, वे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, चावल, घोड़ा, दूध, घास, दही क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द है। यौगिक शब्द में क्या आता है? यौगिक का अर्थ है मेल से बना हुआ, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्दों को क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे अत्यधिक, अति प्लस अधिक, इत्यादि, इति धन आदि, प्रत्येक, प्रतिधन, एक, सामाजिक, समाज धन एक, राष्ट्रभक्ति मतलब राष्ट्र के लिए भक्ति, अत्यधिक जैसे अति प्लस अधिक। यौगिक की रचना कैसे होती है? जैसे उपसर्ग प्रत्यय प्लस समास। उपसर्ग प्रत्यय प्लस समास से यौगिक शब्द बनते हैं। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु उनका अर्थ रूढ़ हो जाता है। मतलब योग जो क्या करते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। वो योग रूढ़ कौन शब्द जो बहुब्रीहि समास के जो सभी उदाहरण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ समास, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। जैसे एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में एकार्थी शब्द आते हैं जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे गंगा, यमुना, राधा, ये क्या बोलते हैं? एकार्थी शब्द कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक वाले शब्द कौन से होते हैं? एकार्थी शब्द के होते हैं। अनेकार्थी में जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अन शब्द मतलब अनेक अर्थ वाले। हार का क्या होता है? गले का हार, हाँ। और कनक का मतलब सोना, धतूरा, ये क्या होते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अगला देखते हैं। ये थोड़ी रचनाएं आ चुकी है। ये समानार्थी शब्द, समानार्थी मतलब पर्यायवाची शब्द। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो समान अर्थ देते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? समानार्थी पर्यायवाची शब्द कहते हैं। शब्द मतलब पर्यायवाची शब्द। आकाश का क्या होता है पर्यायवाची? जैसे नभ, गगन, आसमान, सूर्य, काल, जैसे रवि, भानु, भानकर, ये क्या होता है? समानार्थी शब्द होते हैं। विपरीतार्थी शब्द मतलब विलोम शब्द, जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हुए विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे जय का पराजय, सच का झूठ, ये क्या बोलते हैं? विपरीतार्थी मतलब विलोम शब्द कहलाते हैं। रूप या प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जैसे विकारी और अविकारी। विकारी शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। इसमें क्या विकारी शब्द में आती है? ये वे शब्द जिसमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है, लिंग के आधार पर है। जैसे लड़की पढ़ रही है, तो लिंग के आधार पर। लड़का दौड़ रहा है, तो वचन के आधार पर कितना लड़का दौड़ रहा है? एक लड़का दौड़ रहा है। लड़के दौड़ रहे मतलब बहुत सारे लड़के दौड़, वचन के आधार पर। लड़के के लिए आम लाओ मतलब कारक परिवर्तन हो रहा है इसका। लड़के के लिए आम लाओ, लड़के के लिए आम लाओ। अब देखते हैं अभिकारी शब्द। वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह क्या कहलाता है? अभिकारी शब्द कहलाता है। जैसे आज, मैं, आय और आदि, ये क्या कहलाते हैं? अभिकारी शब्द होते हैं। जैसे जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है वहाँ अभिकारी शब्द कहलाता है। अब देख बार इनको इनको देख लेते हैं। हमने तो कवियों उनकी रचना और रचनाकारों के नाम लिए हैं। ये रचनाएं हैं इसकी, इनकी रचनाकार है तुलसीदास की रचना है, जैसे कवितावली है, श्री रामचंद्र का गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, ये तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की और भी रचना है जैसे बरवे रामायण, राम लला नछऊ, जानकी मंगल, पार्वत मंगल, ये क्या है? तुलसीदास की रचना है। हर्षवर्धन की कौन सी रचना है? रत्नावली, प्रायदर्शिका, नागालैंड, एक किसकी है? हर्षवर्धन की है। नरपत नालय जी की है बी सलदेव राशो। सारंगधर की है हमीर राशो। जगनिक की है परमाल राशो। और चंद्रवरदाई की है मन की बात। गुलाब राय की है मेरी मेरी असम जलाएं, एहस अक्षमताएं, कुछ सॉरी कुछ ऐसे लिखा हूं, दिख नहीं रहा सही। अगला है राष्ट्रीयता, सिद्धांत और अध्ययन। मुंशी प्रेमचंद की, आपको सबको पता है मुंशी प्रेमचंद की कौन कौन सी रचना है?
गोदान, गमन, कर्म भूमि, रंग भूमि, सेवा सदन, करबला, प्रेमाश्रय, निर्मला, ये सब क्या है, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं रचनाएं और रचनाकार। अब इसमें देखते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की है। नीड़ का निर्माण, फिर मधुशाला मधुबाला, ये किसी की है, हरिवंश राय बच्चन की है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की देखते हैं मेरी आत्मकथा। मेरी आत्मकथा, गांधी जी की ट्रेन, भारतीय संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति, किसकी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। अमृत राय की कौन सी है, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही कौन है, अमृत राय है। राजा राम मोहन राय किसका है, संवाद कौमुदी है। स्वयंभू की कौन सी है, पौमचरिक है। जनेन्द्र की कौन सी है, त्याग पत्र है। कुतुबन किसकी है, मृगमती की है। मंजन किसकी है, मधुमालती की है। उस्मान चित्रावली, मलिक मोहम्मद जायसी की है। पद्मावत और आखिरी कलाम नरेश राम नरेश त्रिपाठी की है। स्वप्न मिलन और माननी सूरदास की है। सूर सागर, सूर सूर सावली और साहित्य लहरी, ये किसकी है, सूरदास की है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। मुंशी प्रेमचंद की ओर देखते हैं। प्रेम का और देखिए संग्राम, कुछ विचार, मानसरोवर, पूछ की रात, मंगलसूत्र अधूरा, ये मंगलसूत्र अधूरी रचना है इसकी। नमक का दरोगा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम ये क्या है, ये सारी प्रेम मुंशी प्रेमचंद की है। प्रेम सागर है, ये लल्लू लाल की है। प्रेम सागर किसने लिखी, लल्लू लाल ने लिखी। सुख सागर मुंशी सदा सुख लाल ने लिखी थी। और ये नासिक तो ये किसने लिखी, सदल मिश्र ने लिखी। चंद्रकांता देवकी नंदन ने लिखी थी। अंधेरी नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी थी। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। त्यागपत्र जैनेन्द्र ने लिखी है। त्यागपत्र जैनेन्द्र ने लिखी है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी है। चिंतामणि रामचंद्र ने लिखी है। और ये गजानंद ने क्या कौन सी लिखती है, मुक्तिबोध की कवि है, इसने चांद का मुंह टेढ़ा। देखिए जयप्रकाश भारती ने कौन कौन सी लिखी है, हिमालय की पुकार, चलो चांद पर चलें, दुनिया रंग बिरंगी और अथाह सागर। धर्मवीर भारती ने कौन सी लिखी है, ठेले पर हिमालय, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा और अंधा योगी, ये किसने लिखी है, धर्मवीर भारती ने लिखी है। अगला देखते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने क्या लिखा है। वैदेही वनवास लिखा है। प्रेम प्रवास लिखा है। जयशंकर प्रसाद ने ये क्या लिखा है, ये छायावादी युग के प्रवर्तक कवि हैं। इसने लिखा है कंकाल, तितली, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक, कामायनी, ध्रुवस्वानी, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये के पुरस्कार, इंद्रजाल आदि, यामा इसने लिखी है। जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। यामा महादेव वर्मा ने लिखी थी यामा। इसको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था यामा पर, महादेव वर्मा को। महादेव वर्मा ने अतीत के चलचित्र लिखा है। दीपसखा लिखा है। नीरजा लिखा है। और नीरजा लिखा है। निहार, रश्मि, शांत गीत, गिल्लू, मेरा परिवार, एक ने लिखा है महादेव वर्मा ने लिखा है। एक है चिदम्बरा। इस पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है चिदम्बरा पर 1968 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है चिदम्बरा पर। आगे लिखते हैं भाषा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास को कहा जाता है भाषा का शेक्सपियर। सुमित्रा नंदन पन्त ने क्या क्या लिखा है, पतझड़, बीबा, पल्लव, काला बूढ़ा चांद और गीता और हंस। सूर्यकांत त्रिपाठी लाल ने लिखा है नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतिका, परिमल और करुणालय। अगले उर्वशी। उर्वशी में 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर जी को। इसने लिखे हैं कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, संस्कृत के 4 अध्याय, रेणुका, हुंकार, रस बसंती, ने क्या लिखे हैं, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखे हैं। राहुल संक्रांतन ने लिखा है मेरी तिब्बत यात्रा। सचिनानंद हीरानंद ने लिखा है तार सप्तक।
बादशाह ने अज्ञे ने लिखा है, कितनी नावों में कितनी बार 1978 में इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मैथिली शरण गुप्त ने लिखे हैं, साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, किसान, जय भारत और पंचद्री। ये किसने लिखे हैं? मैथिली शरण गुप्त ने लिखे हैं। एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स, बड़ी मेहनत से बनाया है आप तक पहुंचाने के लिए। स्क्रीन को फुल जरूर कर लेना। द्विवेदी युग कब से कब तक है? 1920 ईस्वी तक है। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, बाल मुकुंद गुप्त। ये कौन से हैं? द्विवेदी युग के। छायावादी युग के 1918 से 1936 ईस्वी तक रहा है। छायावाद के प्रमुख चातुष्ट कवि कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, स्मृतिनंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन से हैं? सब चीज़ क्लियर करते जा रहे हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप एग्जाम में कुछ भी नहीं छोड़ोगे। आगे चलते हैं। विश्व का हिंदी सम्मेलन। विश्व हिंदी सम्मेलन कब से कब कहाँ हुआ? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 से नागपुर में हुआ था, भारत में। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 1976 में हुआ था, पोर्ट लुई में, मॉरिशस में। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1973, नई दिल्ली, भारत में। चौथा का सर कुछ पता नहीं है मेरे को। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में पोर्ट लुई, मॉरिशस में हुआ था। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2021 में मध्य प्रदेश के देव सागर में होगा। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 में भोपाल में हुआ था सर। अब इसके युग देखते हैं। भारतीय हिंदू युग में क्या है कि 1850 से 1900 ईस्वी तक भारतीय हिंदू युग रहा है। भारतीय हिंदू युग के पुस्तक कौन से? भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र है। भारतीय हिंदू युग के कवि कौन कौन से हैं? तो भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौय, प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट, लाल सिंह निवासदास, अंबिका दत्त व्यास और ठाकुर जगमोहन सिंह। ये कौन से भारतीय हिंदू युग के कवि है फ्रेंड्स? आगे चलते हैं। पाणिनि कौन से अष्टाध्यायी के कवि है? पतंजलि किसने के है? महाभाष्य कवि है। राजशेखर ने क्या लिखा? कवि मीमांसा, कपूर मंजरी लिखा था। 10 कुमार चरित्र इसने क्या लिखा था? दंडी लिखा था। कथा सागर में क्या लिखा था? सोमदेव ने लिखा था। व्रत कथा मंजरी किसने लिखी थी? क्षेमेंद्र ने लिखी थी। बुद्ध चरित्र अश्वमेघ घोष ने लिखा था। बाणभट्ट ने क्या लिखा? कौन कौन से लिखे? कादम्बरी और हंसचरित लिखा था। प्रथम नाटक कौन सा है कालिदास का? प्रथम नाटक है मालवी काशिद मित्रम। अगला है इसमें कौन कौन लिखे थे? मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतला, रघुवंश, ऋतु संहार, कुमार संभव, विक्रमो, पंचतंत्र। ये किसने लिखे थे? कालिदास ने लिखे थे। विष्णु शर्मा ने पंचमंत्र लिखा था। विशाखा दत्त ने कौन से? देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा रक्षा देव विशाखा दत्त ने लिखे थे। और शूद्रक ने कौन सा? मृक्ष मटिकम किसने लिखा? कटिकम किसने लिखा था? शूद्रक ने लिखा था। अबुल फजल किसने लिखा था? आईने मकबरी। और अकबर नामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। गुलबदन बेगम किसने लिखा था? हुमायूं नामा। बाल गंगाधर तिलक ने क्या लिखा था? गीता रहस्यम। और ज्योतिबा फूले किसने लिखा था? गुलाम गिरीन लिखा था। तो फ्रेंड्स लगभग हमने कोई टॉपिक्स इसमें वीडियो में सारे कंप्लीट कर दिए हैं। और हमारे वीडियो को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो भी टॉपिक इसमें से बचे हैं वो हमने इससे पिछली वीडियो में डाल चुके हैं। तो उन सारी वीडियो को पाने के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको सारी वीडियो का फ़ायदा एक ही वीडियो में सारी वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वीडियो को पूरी ज़रूर देखें, बीच में ना छोड़ें।